बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम। एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अम्मी अम्मी देखो तो मेरे कंधों पर ये निशान कैसे हैं। सुबह के वक्त जब सोकर उठी तो उसके अपने दाएं कंधे पर बेचैनी सी महसूस हुई। उसने आईने के सामने जाकर देखा तो उसके गोरे कंधे पर उंगलियों के निशानात ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे किसी ने कंधा पकड़कर ज़ोर से दबाया हो। उसकी अम्मी ने नाश्ता बनाते हुए मसरूफ़ से अंदाज में रिदा के कंधे को देखा और कहकर तवे पर रोटी डालने गई कि चारपाई के निशानात लग रहे हैं, शायद तुम इस करवट सोई रही हो। रिदा अम्मी की बात से मुतमईन तो नहीं हुई, लेकिन खामोशी से अपना नाश्ता उठाकर कमरे में चली गई। अभी उसने कॉलेज जाना था, आज उसका आखिरी टेस्ट था। टेस्ट देते हुए भी उसका ध्यान अपने कंधे की तरफ चला जाता। उसको यूं महसूस हो रहा था जैसे रात कोई था जो उसकी गर्दन पर हाथ फेर रहा था, लेकिन वो नींद के गलबे से उसको देख नहीं पाई और चाहने के बावजूद अपनी आंखें नहीं खोल सकी। इसी कश्मकश में वो टेस्ट देकर कॉलेज की कैंटीन चली गई। वहाँ अपनी दोस्त आमना के साथ समोसे और चाय पीने के बाद वापस घर के लिए रवाना हो गई। कमरे में जाकर कपड़े बदलते हुए रुकी नज़र में बेइख्तियार सामने लगे आईने पर पड़ी तो अपने कंधे का निशान दोबारा उसकी नज़रों में घूमने लगा, लेकिन निशान अब काफ़ी हद तक मदम हो चुका था। अगले कुछ दिन कॉलेज से छुट्टी थी। रिदा ने छुट्टियों में खूब नींद पूरी करने का सोचा था। रात का खाना खाकर वो देर तक अपना पसंदीदा ड्रामा देखती रही और उस वक्त बिस्तर पर आई जब घर के तमाम अफराद सो चुके थे। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था, इसलिए अब चारपाइयाँ बाहर सहन में लगी थीं। रिदा चारपाई पर लेट गई। उसके बिस्तर पर बेरी के इस दरख्त का साया था जो दीवार के बाहर लगा हुआ था। उस दरख्त की शाखें फैलकर घर के अंदर आ गई थीं और अब रिदा बिस्तर पर लेटी बेरी के दरख्त की घनी शाखों से छन कर आने वाली चांद की रोशनी को देख रही थी। फिजा में बेरी के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। रिदा इस सहरज़दा मंजर में खोई हुई थी। जल्द ही वो नींद की आगोश में चली गई। अभी वो कुछ नींद में थी कि उसको अपनी गर्दन और कंधों पर किसी भारी हाथों का एहसास हुआ। रिदा डर गई। उसने उठना चाहा लेकिन उठ ना सकी, हत्ता कि आंखें भी ना खोल सकी। इस नादीदा हाथ की दस्त दराजियां बढ़ती जा रही थीं, यहाँ तक कि रिदा को ये सब कुछ अच्छा लगने लगा। उसने मुज़ाहमत करना बंद कर दी। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसका जिस्म बहुत थका हुआ था। वो काफ़ी देर बिस्तर पर लेटी रात वाले वाक़े के बारे में सोचती रही, लेकिन उसको समझ न आई ये ख्वाब था या हकीकत। अचानक उसको याद आया तो वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी गर्दन और कंधा देखने लगी, लेकिन आज कोई निशान नहीं था। रिदा एक बहादुर लड़की थी और वो भूत प्रीत पर यकीन नहीं रखती थी। उसने अचानक सोचा कि वो बजाय खौफ खाने के या घर में किसी को बताकर परेशान करने के इस उलझन का सुराग खुद लगाएगी। लिहाजा अब वो बेचैनी से रात होने का इंतज़ार करने लगी। रात को वो बिस्तर पर लेटी तो सोने की बजाय सोने का ड्रामा करने लगी और आंखें बंद करके लेटी रही। कुछ वक्त गुजरा तो अचानक फिजा में मशहूर कुन खुशबू सी महक उठी। उस खुशबू ने रिदा के दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लिया और नीम बेहोश सी हो गई। अचानक उसको किसी की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। कोई रिदा को मुखातिब करके कह रहा था कि मैंने 20 साल तुम्हारे जवान होने का इंतज़ार किया है, अब मेरा इंतज़ार ख़त्म कर दो, मैं मज़ीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रिदा पहले तो खौफज़दा हुई, फिर उसने मज़ीद हिम्मत करके पूछ ही लिया कि तुम कौन और मुझे क्यों तंग कर रहे हो। उस आवाज़ ने रिदा से कहा कि मैं जिनज़ादा हूँ, मेरा नाम रामदास है, मैं पिछले 50 सालों से इस बेरी का मुकीन हूँ, लेकिन जब तुम्हें इस घर में बड़ी होते देखा तो मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया और तुम्हारे जवान होने का इंतज़ार करने लगा। अब मुझे लगता है तुमको हासिल करने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं तुमसे किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी रजामंदी से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रिदा ने कहा, तुम जिनजाद हो और सबसे बढ़कर हिंदू हो, मैं मुसलमान लड़की हूँ, हमारी शादी किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। रामदास ने फौरन रिदा के कान में कहा कि मैं तुम्हारी खातिर मुसलमान होने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं एक जिन से शादी नहीं कर सकती।
ردا نے احتجاجی لہجے میں کہا تو رام داس بولا کہ میں تمہاری خاطر انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہوں۔ لیکن ردا کسی طور پر راضی نہ ہوئی تو جن غصے سے غائب ہو گیا۔ اس وقت ردا کے حواس بحال ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب وہ بہت ڈر گئی تھی، یقیناً کچھ ایسا تھا جو وہم نہیں تھا۔ ردا نے نظر گھما کر دیکھا تو سب افراد آرام سے سو رہے تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا کہ کسی نے اس کی باتیں سنی تو اس کا جسم اس کے قابو میں نہیں رہا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، رام داس کی منمانیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ صبح پھر ردا کا جسم تھکن سے چور تھا۔ شاور لیتے وقت وہ گہری پریشانی میں مبتلا تھی۔ وہ اپنی امی کو یہ سب بتانا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس طرح کی بے تکی باتوں کا یقین کون کرتا؟ دوسری طرف یہ حقیقت تھی کہ ردا کو یہ سب کسی حد تک اچھا لگنے لگا تھا۔ اس رات ردا سوئی تو رام داس اسے تنگ کرنے نہیں آیا۔ ردا کو یوں لگا جیسے وہ غیر ارادی طور پر رام داس کے ہاتھوں کی عادی ہو گئی ہے۔ وہ سارا دن بے چین سی رہی اور بار بار بیری کے درخت کے نیچے چکر لگاتی رہی۔ اگلی رات وہ پھر آ گیا اور ردا اس بے سکونی میں سکون تلاش کرتی رہی۔ کچھ دنوں میں ردا کی آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہو گئے، لگتا تھا جیسے وہ راتوں سے نہیں سوئی۔ اس کی امی اب پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ ردا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھیں لیکن ردا تیار نہیں تھی۔ ردا کا سکون اب رام داس کے پاس تھا، جہاں تک کہ ردا کا جسم دن بدن کمزور ہونے لگا۔ ایک دن ردا کے ابو کے پیر و مرشد اچانک پھرتے ہوئے ان کے گھر آ نکلے۔ ردا جب ان کو سلام کرنے گئی تو وہ ردا کو دیکھ کر ٹھٹک سے گئے۔ پھر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے اور منٹوں بعد ردا کے والدین پیر و مرشد کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جی نے ردا کے والدین سے ردا کے بارے میں چند سوالات پوچھے تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر سخت پریشان ہیں۔ بابا جی نے ان کو بتایا کہ ردا بیٹی ایک 700 سال بوڑھے ہندو جن کے اثرات میں ہے، جو آپ کے گھر بیری کے درخت پر عرصہ دراز سے رہتا ہے۔ اگر ردا پر اثرات ختم نہ ہوئے تو شاید وہ کمزوری سے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ پھر بابا جی نے اکیلے بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا اور چند لمحوں میں رام داس چیختا چلاتا بابا جی کے پاس حاضر ہو چکا تھا۔ کلام کی برکت سے جن نے جان بخشی کے لیے بابا جی سے وعدہ کیا کہ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے گا اور کبھی ردا کو تنگ نہیں کرے گا۔ یوں ردا کی جان اس جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی اور وہ دن بدن تندرست ہونے لگی۔ اب وہ کبھی بیری کے درخت کے نیچے نہیں سوتی۔